मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन इक्वेशन को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और क्योंकि इस यूनिट से एक 3 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है, तो देखो वो क्वेश्चन किस तरह से हैं और हमें उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए दो बातें आपको बहुत ज़रूरी हैं। आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए 7th यूनिट की, तभी आप न्यूमेरिकल्स को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। इस यूनिट के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान है, तो देखो ज़रा कैसे करेंगे इनको। तो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें कह रहा है कि प्लॉट द वेरिएशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी दिस, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ इस ग्राफ से कितनी निकलेगी, और वर्क फंक्शन हमें बताना है इस ग्राफ से कितना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन का लास्ट ग्राफ था वो प्लॉट करके इसके आंसर्स देने हैं। तो बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें सबसे पहले तो स्लोप ड्रॉ करना है, और जो इसने ग्राफ कहा है, वेरिएशन बोला है, किसके बीच में बोला है? एक तो फ्रीक्वेंसी के बीच में और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो ये ग्राफ मैंने तुम्हें पढ़ाया था और मैंने बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या जिसे हम कट ऑफ पोटेंशियल बोल देते हैं, उसके बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एक लीनियर वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जिसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, और ग्राफ यहाँ प्लॉट करने के बाद देखो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर इस ग्राफ को देखें तो वेरिएशन ये डाउनवर्ड जा रहा है, दैट विल बी हियर, और ये पोटेंशियल कैसा हो गया? माइनस, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया ये हमारा ओरिजिन मान लो। तो पहला काम जो हमें इसने वेरिएशन ड्रॉ करने के लिए बोला था बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रीक्वेंसी, वो हमने कर दिया है। फिर इसने सबसे पहली बात कही है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, हमें इस ग्राफ का, इस वेरिएशन का स्लोप निकालना है। तो भाई ये स्लोप कैसे निकालेंगे? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो आइंस्टीन इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि बेसिक सी बात है कि जो स्लोप हमारे पास आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही होती है ना। तो ज़रा देखें यहाँ से कि भाई ये इक्वेशन इसको फॉलो करती है या नहीं करती है, या तो यहाँ प्लस सी या माइनस सी, क्योंकि यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ से शुरू हो रही है? नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो जो इंटरसेप्ट है वो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा बेटा? माइनस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप सभी को पता होगी, बायो वाले स्टूडेंट खासकर ध्यान दें। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको +1 में भी बताई गई थी। माइनस सी इसलिए आया है, मैंने यहाँ प्लस की जगह माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो इंटरसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का वो कहाँ जा रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। m रिप्रेजेंट द स्लोप। तो देखिए ज़रा इसको कैसे एक्सप्लेन करता है ये इक्वेशन। क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए तो उसके लिए हम जानते हैं कि भाई आइंस्टीन इक्वेशन ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी बेटा? h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हमने पढ़ा है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम पोटेंशियल की फॉर्म में देखें, क्योंकि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हुई है, तो हम जानते हैं कि भाई पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। और जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी हमारे पास? E इंटू में वी नॉट। ई क्यों भाई? क्योंकि जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर हमने चार्ज कितना मान लिया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके चल रहे हैं, और वी नॉट बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से वर्क बराबर किसके बराबर होता है बेटा? v इंटू क्यू। तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये हम +1 में भी कर चुके हैं। इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ गया। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम देखते हैं कि y mx प्लस सी, तो इसका मतलब y एक्सिस के अलोंग क्या है मेरे पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। x एक्सिस के अलोंग क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो हमें वही चीज़ यहाँ निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि ये h न्यू, h को अंदर लेके जाएंगे, h न्यू नॉट हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है? h न्यू
माइनस दिस एच न्यू नॉट इज रिप्रेजेंट वर्क फंक्शन, ये मैंने कल बताया था तुम्हें, इसको एज इट इज चलने दो, ई वी नॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक तो y चाहिए, y का मतलब y एक्सिस के अलोंग कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज डिनोटेड बाय वी नॉट, और फ्रीक्वेंसी दैट इज डिनोटेड बाय न्यू, और ये जो एच न्यू नॉट था ये वर्क फंक्शन है, तो मैंने इसी को थोड़ा रीअरेंज कर दिया है वापस से। अब वी नॉट इज इक्वल टू देखें तो एच अपॉन में ई न्यू माइनस फाई अपॉन में ई। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को ज़रा मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आपको पता लग जाएगा कि स्लोप कितना आया है। y के बराबर क्या है बेटा, हमारा y एक्सिस किसके अलोंग है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या यहाँ वी नॉट है। x एक्सिस के अलोंग क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो क्या यहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो h बाई ई है ये किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा कि एक क्वेश्चन 5 बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस कितनी है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे गए हैं और हर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों अगर इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं तो बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल पूछे जाते हैं तो बेटा 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखें, इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो यहाँ से पहले पॉइंट का जो आंसर आया मेरे पास वो आया स्लोप। तो स्लोप ज़रा इसको इससे कंपेयर करेंगे तो स्लोप हमारे पास जो आएगा यहाँ से क्या आएगा बेटा, एच बाई ई आ गया। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया कि इस वेरिएशन का जो स्लोप है वो एच बाई ई आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन थी। तो हमने देखा भाई, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शुरू कहाँ से हुई, नेगेटिव वाई एक्सिस से, जहाँ पर पोटेंशियल कितना है, माइनस वी नॉट। तो इंटरसेप्ट ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव में जा रहा था, क्या इंटरसेप्ट नेगेटिव में आया है, मतलब सी रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट, दैट्स वाई वी टेकन एज माइनस सी। ठीक है, अगर ये इंटरसेप्ट प्लस में होता तो हम यहाँ वाई एम एक्स प्लस सी लिख देते। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया है। दूसरे पॉइंट में इसने पूछा है कि हाउ डज द प्लैंक कांस्टेंट बी डिटरमाइन। तो इस इक्वेशन से, मतलब इस पूरे वेरिएशन ग्राफ से आप कैसे प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन करोगे वो हमें पता करना है। तो देखो इसका बी पॉइंट, इस ग्राफ को देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ दैट विल बी ए, दैट विल बी बी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ दैट विल बी सी। तो जो एंगल थीटा मैंने मान लिया, यहाँ पर एक वेरिएशन मैंने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मैंने एक ट्रायंगल डिफाइन की ताकि मैं स्लोप को डिफाइन कर सकूँ, क्योंकि अब मुझे सेकंड पॉइंट में जिसकी वैल्यू चाहिए वो है एच, और स्लोप किसके बराबर है, एच बाई ई के। तो इस स्ट्रेट वेरिएशन से मैं एक ट्रायंगल डिटरमाइन कर और स्लोप की वैल्यू निकालूंगा। तो स्लोप किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल ए बी सी का अगर मैं यूज़ करूँ तो जो टेंजेंट थीटा है वही स्लोप होगा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है इस ट्रायंगल ए बी सी में, हमारे पास ए सी अपॉन में बी सी, यही है बेटा, ए सी अपॉन में बी सी, एंड दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप, एंड स्लोप किसके बराबर है, एच बाई ई के। ये पहले पॉइंट में मैं निकाल चुका हूँ। तो बेसिकली मुझे इस सेकेंड पॉइंट में उसने प्लैंक कांस्टेंट पूछा है, तो प्लैंक कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, यहाँ से आगे चलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी का यूज़ किया मैंने टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या देगा इस में, इस वेरिएशन के अंदर मुझे स्लोप किसके बराबर है, एच बाई ई के। तो एच बाई ई बराबर हमारे पास किसके बराबर आ गया, ए सी अपॉन में बी सी। तो एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई मल्टीप्लाइड बाय ए सी बाय बी सी, या हम जिसे क्या बोल सकते हैं बेटा, टेंजेंट थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर ई इंटू में टेंजेंट थीटा। आपकी इच्छा है जो आप लिखना चाहें। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, जैसा मैंने इसमें डिनोट किया, दिखाया है आपको। अब देखो जो इसका तीसरा पॉइंट है उसके अंदर इसने कैसे एक्सप्लेनेशन दी है। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि भाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंटरसेप्ट कितना है अपने पास, फाई अपॉन में ई, क्योंकि इस इक्वेशन से, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हमने रख दी फर्स्ट,
पहले पॉइंट का आंसर स्लोप हमने निकाल लिया, इसको कंपेयर किया मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो स्लोप किसके बराबर h/e के। उसके बाद इसने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी, तो मैंने उस वेरिएशन के अंदर एक ट्रायंगल डिफाइन करके टेंजेंट थीटा बताकर h की वैल्यू निकाल ली। और अब मुझे तीसरे पॉइंट में इंटरसेप्ट की वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वर्क फंक्शन हर मटेरियल का अलग अलग होता है। कल हमने बात की थी कि वर्क फंक्शन दरअसल वो मिनिमम एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और क्योंकि मेटल अलग अलग होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो वर्क फंक्शन है वो भी अलग अलग होगा। तो बेटा अब इसके तीसरे पॉइंट में जो हमें फाइंड आउट करना है वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो वो वर्क फंक्शन किसके कैसे निकालेंगे, देखो सी पॉइंट में, क्योंकि हमारे पास इंटरसेप्ट किसके बराबर आया है मेरे पास, माइनस का फाई अपॉन में ई। तो फाई क्या है यहाँ पर, वर्क फंक्शन है, तो फाई किसके बराबर निकालेंगे हम, ई इंटू में इंटरसेप्ट, ई इंटू में इंटरसेप्ट, ये हम इसको कैलकुलेट करके बोल सकते हैं। और ये मैंने माइनस साइन रखना चाहो तो यहाँ रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर मोड ले लेना है बेटा, तो मोड लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, फाई बराबर ई इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट, ये हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तीन चीज़ें बता सकते हैं कि भाई पहला पॉइंट अपना ये इक्वेशन निकालना था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना था, वो मैंने निकाली, उसका यूज़ करके मैंने स्लोप बताया, एच बताया। फिर इसने तीसरे पॉइंट में कहा कि भाई वर्क फंक्शन बताओ। अब वर्क फंक्शन इक्वेशन को देखें तो इंटरसेप्ट में ही है ना, तो इंटरसेप्ट किसके बराबर आया बेटा मेरे पास, माइनस फाई अपॉन में ई के बराबर। तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई और इंटू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ द स्लोप समथिंग ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो फाई बराबर ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट, तो ये आपका आंसर होगा, ध्यान दें। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो CBSE 2014 में पूछा गया था, जिसमें कह रहे हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 है और पावर एमिटेड है 2 × 10⁻³ तो बताओ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना होगा और नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड कितना होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था। जो गिवन न्यूमेरिकल है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, NCERT का भी क्वेश्चन है ये। तो देखो इस गिवन क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पावर दे रखी है, और हमें इसमें दो बातें निकालनी है, एक तो एनर्जी ऑफ द फोटोन और एक नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। तो मैंने तुम्हें 5वीं यूनिट में निकालना बताया था कि नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड किससे डिनोट किया जाता है बेटा, n से। n represent the number of photon emitted per second and which is equal to p/e, किसके बराबर था ये, p/e के। और पहले पॉइंट में इसने पूछा है कि भाई एनर्जी बताओ फोटोन की, तो फोटोन की एनर्जी हम पहले बता चुके हैं, E बराबर h न्यू। ये दो बातें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, इजी सा न्यूमेरिकल है कि भाई फोटोन की एनर्जी बताओ और नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड बताओ। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड का फॉर्मूला ये है, पावर आपको दी हुई है, एनर्जी निकाल कर वहाँ पुट करनी है, बस इतना सा काम है। तो देखो बेटा क्या आएगी, E बराबर h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 6 × 10⁻14। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लगभग 3.98 × 10⁻34-19 जूल। ये हमारे पास इसका आंसर होगा, जिसमें हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने कर रखा है मल्टीप्लिकेशन, तो आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे, तो n बराबर p की वैल्यू हमें दी हुई है 2 × 10⁻³ एनर्जी आपने ऑलरेडी निकाल ही ली है, कितनी निकाली बेटा, 3.98 × 10⁻⁻19। अप्रोक्सीमेटली लगभग 4 के बराबर ही है ये, इसको लिखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁻⁻19 जूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ठीक है, तो n बराबर
इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 गुना 10 की पावर 13 और 5 16 1/2, तो ये आ जाएगा 15 माइनस प्लस। ठीक, आप कर सकते हैं 2/4, ये 3.98 को 4 ले लेना। ठीक है, तो 1/2 किसके बराबर 0.5 आएगा। 19 में से 3 घटाओगे 16 और पॉइंट हटाओगे तो एक और कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 15। दैट इज द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का जिसमें हमने बात की। ये बेटा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो बोर्ड सैम्पल पेपर में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस गो अप, मतलब कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को 4 गुना 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ से 8 गुना 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ तक इंक्रीज़ कर देंगे। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, देखो। गिवन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पोटेंशियल है ना वो कितना चेंज होगा या पोटेंशियल कितना हमें चेंज होता हुआ दिखेगा अगर हम गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी 4 गुना 10 की पावर 15 हर्ट्ज से बढ़ाकर कितनी कर दें 8 गुना 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो इसका मतलब इस न्यूमेरिकल में हमें 2 फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना फिर से। उसमें कह रहा है कि बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस गो अप, मतलब कितना इंक्रीज होगा, गो अप। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि भाई कितना पोटेंशियल चेंज होगा या हम कहें कितना पोटेंशियल इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को इतना इंक्रीज कर दें। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि पोटेंशियल सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, तो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो भाई 2 गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें 2 दे रखी है लेकिन मेटल सरफेस एक ही है। मेटल सरफेस एक है तो इसका मतलब जो वर्क फंक्शन है वो कॉमन है, वर्क फंक्शन कॉमन है इसके अंदर, क्योंकि दोनों जो फोटोन गिर रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वो एक ही मेटल सरफेस पर गिर रहे हैं। तो भाई इस पहली इक्वेशन से आइंस्टीन इक्वेशन हमने पढ़ी है एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखें तो ई माइनस फाइव ऐसे लिख सकता हूँ। के रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो V01 ऐसे लिख दूं। ये पहला पोटेंशियल। E रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन और पहले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है ν1 -5, तो ये बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन से पहली इक्वेशन पहले फोटोन के लिए फॉर फर्स्ट फोटोन पहले फोटोन, जो पहला फोटोन मेटल सरफेस पर गिरा, क्योंकि मेटल सरफेस कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका वर्क फंक्शन क्या आएगा बेटा सेम। दूसरा हमारे पास जो फोटोन है उससे बिल्कुल इस पहले फोटोन के लिए ये पहली इक्वेशन बन गई, दूसरे फोटोन के लिए क्या बनेगी दूसरी इक्वेशन EV02 बराबर Hν2 -5, वर्क फंक्शन सेम रहेगा मैंने बताया था। तो ये 2 इक्वेशन बन गई गिरने वाले फोटोन के लिए, अलग अलग फोटोन फ्रीक्वेंसी के और उनका पोटेंशियल भी देखो अलग अलग है। तो आपको डिफरेंस निकालना है ना भाई, मुझे पता लगेगा कि भाई कितना इंक्रीज हो गया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बड़े पोटेंशियल में से छोटा पोटेंशियल घटा दो। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर दो V02 माइनस V01, H को कॉमन ले लो ν2 माइनस ν1 और फाइव, एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों कट जाए कैंसिल हो जाएंगे। मैंने दूसरी इक्वेशन में से पहली घटा दी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये आंसर आ गया। तो V02 माइनस V01 किसके बराबर आया बेटा H/E ν2 माइनस ν1, ये आपका आंसर दे देगा। तो देखो H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ν2 माइनस ν1, ν2 कितना है 8, ν1 कितना है 4, कॉमन कितना आ गया 10 की पावर 15, 8 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 4 ही बचेगा ना, तो 4 गुना 10 की पावर 15। सॉल्व कर दो इसको, 4 से घटोगे तो कितना आएगा 0.4, ठीक है, और कितना आया 19 और 14, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 19 15 34 प्लस से माइनस कट गया, पॉइंट से
पॉइंट कट गया 4 सेकेंड, 66 को 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 16.5 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा बेटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वो CBSE सैम्पल पेपर 2003 में आया था, और इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई पूछे जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ऐसा बना और भी 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे। इसमें कह रहा है कि 2 फोटोन है हमारे पास जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 के गिरे हैं किसी एक मेटल फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर। यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन, इफ़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दीज 2 फोटो इलेक्ट्रॉन्स will be V1 and V2, then obtain the formula of Planck constant and threshold frequency in the term of these parameters। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है बाय यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा। गिवन न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया था कि इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतना कहा है कि भाई आइंस्टीन इक्वेशन का यूज़ करके अगर कोई 2 फोटोन जिनकी फ्रीक्वेंसी, गिरने वाले फोटोन जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ν1 और ν2, और उनसे पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो V1 और V2 है, तो ये डिटरमाइन करो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है और वर्क फंक्शन कितना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये 2 बातें इसने कही हैं कि भाई आइंस्टीन इक्वेशन का यूज़ करके या उस थ्योरी का यूज़ करके आपने ये बताना है कि अगर 2 फोटोन गिरते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ν1 और ν2 है ऑन द सेम मेटल सरफेस। अब अगर मेटल सरफेस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर मेटल सरफेस अलग अलग लेता है तो वर्क फंक्शन भी क्या ले आएंगे बेटा, अलग अलग आएंगे। और अगर मेटल सरफेस वो सेम रखता है तो वर्क फंक्शन भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो 2 फोटोन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंसिडेंट होते हैं, उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल V1 और V2 हमने ये माना, और वो जानना चाहता है कि भाई बताओ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत आसान सा काम है। देखो जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में, इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 2 इक्वेशन बनाई थी, वैसे हमें 2 इक्वेशन बनानी है। तो हम जानते हैं कि भाई आइंस्टीन इक्वेशन ये कहती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है ना वो E-φ के बराबर होता है। तो भाई इसको हम लिखेंगे तो EV1 बराबर h-ν1 माइनस φ बन गया अपने पास पहला काम। दूसरी, ये पहली इक्वेशन बन गई, इस पहले फॉर्मेट से पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरे फॉर्मेट से क्या आएगी, EV2 बराबर h-ν2 माइनस φ, ये इक्वेशन 2। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने चार्ज इनटू पोटेंशियल रखा है। E का मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो पहला फोटोन गिर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ν1, तो फोटोन की पहली इक्वेशन में क्या आएगा, h-ν1, दूसरे में क्या आएगा, h-ν2। पहले इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है पहले फोटोन से उसका पोटेंशियल V1 है, दूसरे का कितना है, V2 स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो EV1 EV2 बन गए हमारे पास 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, और पहले तो मुझे h निकालना है। तो h कब निकलेगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को घटा दें, घटाएंगे तो देखो φ से φ कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा भाई, E को कॉमन ले लो, V2 माइनस V1, H को कॉमन ले लिया, ν2 माइनस ν1, यही होगा। अगर H की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा हमारे पास, E इंटू में V2 माइनस V1 अपॉन में ν2 माइनस ν1, ये हमारे पास आ गया प्लैंक कांस्टेंट। ये दरअसल एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगला जो वीडियो होगा हम उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का एक पैटर्न रखेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन बेटा ज़रूर आता है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो जैसा इसने बोला है ना न्यूमेरिकल में, वैसा ही हमें फॉलो करना है, और इस आइंस्टीन इक्वेशन को ध्यान रखो। और आइंस्टीन इक्वेशन हमने बताया ना क्या होती है, k बराबर E माइनस φ, तो k को हम क्या लिख सकते हैं, EV h-ν माइनस φ। इस इक्वेशन से मैंने 2 इक्वेशन बना ली,
ये पहले फोटोन के लिए और ये दूसरे फोटोन के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल, गिरने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्योंकि मेटल सेम है तो फाई की वैल्यू कॉमन होगी। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। इस एच की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि फाई किसके बराबर है, एच न्यू नॉट। भाई हमें बेसिक सी बात है कि अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, इन दोनों इक्वेशन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन देगा, वर्क फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई फाई किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट के, होता है या नहीं होता। तो इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो क्या आएगा यहां से, देखो पुट ए, इसको एक इक्वेशन ए दिया है, पुट ए इन 1, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, ई वी वन बराबर एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट, यही होगा ना। भाई मैंने फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में एच न्यू नॉट कर दी, तो ई वी वन बराबर एच को कॉमन ले लेंगे और न्यू वन माइनस न्यू नॉट बन गया। एच की वैल्यू पुट कर दो, एच क्या है यहाँ पर, ई वी टू माइनस वी वन, न्यू टू माइनस न्यू वन और न्यू वन माइनस न्यू नॉट, ये बन गया। ध्यान रहे इसमें ये V2 V1 है वो पोटेंशियल्स हैं, और नीचे वाली ये जो इस तरह से मैंने कर्व दे रखा है ये है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, ई V1, ई से ई कट गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। इस सबको सॉल्व कर लो और न्यू नॉट को एक तरफ कर लो, तो करेंगे तो क्या आएगा, देखो न्यू वन माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू V1 न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन में V2 माइनस V1। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको एक तरफ छोड़ के बाकी सबको एक तरफ ले आए, तो ये टर्म बन गई। अब यहाँ से मुझे न्यू नोट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यू नोट को आप उधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, और एक हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से न्यू नोट की वैल्यू जो आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको यहाँ सॉल्व करनी है बेटा। ये न्यू नोट निकालना है तो आपको इधर लाकर एलसीएम करना है, सिर्फ सिंपल सा। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर देना है और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी न्यू वन V2 माइनस न्यू टू V1 अपॉन में नीचे क्या है बेटा, V2 माइनस V1। ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनेगी।